प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में फास्फोरस के बारे में। तो देखिए फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन N2 के रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अधिक अस्थायी होता है। नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है, जल्दी टूट नहीं पाती है, इसलिए वह अधिक अस्थायी होता है और इसलिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस के बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है, यह क्रियाशील अधातु है। नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होता है। कमरे के ताप पर नाइट्रोजन अक्रियाशील होता है, निष्क्रिय होता है रासायनिक रूप से, लेकिन फास्फोरस क्रियाशील होता है। तो यह आपको बताया कि यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो किस अवस्था में पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो संयुक्त अवस्था में यह फॉस्फेट मिनरल के रूप में पाया जाता है। किस मिनरल के रूप में? फॉस्फेट मिनरल के रूप में। ठीक है, फास्फोलिपिड के रूप में यह दूध में, फिश में, बीन्स में इत्यादि में पाया जाता है। फास्फोलिपिड के रूप में यह पाया जाता है मिल्क में, एग में, फिश में, बीन्स में भी पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये हम लोग देखिए फास्फोरस किसमें पाया जाता है। फास्फोरस के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, यह फॉस्फोराइड, इसका फार्मूला पूछा जाता है, कंडीशन में पूछा हुआ है। फॉस्फोराइड, जिसको रॉक फॉस्फेट भी कहा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 फ्लोरएपेटाइट 3CH3PO4 CF2, क्लोरएपेटाइट 3CH3PO4 CaCl2 और हाइड्रोक्सी एपेटाइट 3CH3PO4 CaOH। ठीक है ना? यहाँ लास्ट में जो देखिए सब में ये तीनों को याद करने का तरीका जो है, फास्फोराइड का फार्मूला CH3PO4 है, और सब में 3CH3PO4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब लास्ट में यहाँ पर जो है, यहाँ लास्ट में फ्लोरीन है तो फ्लोरएपेटाइट, यहाँ लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोरएपेटाइट, यहाँ लास्ट में हाइड्रोक्सी OH है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, 3CH3PO4 और Ca ये सब में है। अब लास्ट में F लग गया, F2 लग गया तो फ्लोरएपेटाइट, लास्ट में Cl2 लग गया तो क्लोरएपेटाइट और लास्ट में OH2 लग गया तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब आसानी से याद हो जाएगा। फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं? तो फास्फोरस का जो सबसे मेन कोर है वह है CH3PO4 यानी फास्फोराइड। फास्फोराइड से ही फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। तो फास्फोरस कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी आइसोलेशन ऑफ फास्फोरस। देखिए फास्फोराइड को कोक या सिलिका में गर्म किया जाता है। कोक या सिलिका के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है। फर्नेस मतलब होता है भट्टी, वैसा भट्टी जिसमें विद्युत चिनगारी द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कहा जाता है। वैसा भट्टी, वैसा फर्नेस जिसमें विद्युत चिनगारी द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाए, हीट प्रोड्यूस किया जाए, वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में फास्फोराइड को कोक तथा सिलिका के साथ गर्म करते हैं। वहां पर 1770 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो जब गर्म करेंगे तो सिलिका कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा और P4O10 बनाएगा। अब P4O10 यानी फास्फोरस का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब यह फास्फोरस का ऑक्साइड जो हमने इसमें कोक मिलाए हैं, यह कोक फास्फोरस के ऑक्साइड को P4O10 को अवकृत कर देता है फास्फोरस में। ठीक है, कोक और सिलिका मिला के गर्म करते हैं। पहले सिलिका कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम सिलिकेट और P4O10 देगा। अब उनको धातु का ऑक्साइड, ये फास्फोरस का ऑक्साइड मिल गया। अब फास्फोरस के ऑक्साइड का अवकरण करेंगे, क्योंकि फास्फोरस प्राप्त कर रहा है, तो फास्फोरस के ऑक्साइड का अवकरण किसके द्वारा?
कोक के द्वारा होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। तो इस तरह से हम लोग व्हाइट फास्फोरस फॉस्फोराइट ओर से प्राप्त करते हैं। उसमें कोक और सिलिका मिलाकर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में गर्म करते हैं तो सिलिका कैल्शियम फॉस्फेट यानी फॉस्फोराइट से रिएक्शन करके P4O10 देता है, फास्फोरस का ऑक्साइड देता है और वह फास्फोरस के ऑक्साइड को कोक अवकृत कर देता है व्हाइट फास्फोरस। तो ये हम लोग देखें कि व्हाइट फास्फोरस कैसे प्राप्त करेंगे। अब फास्फोरस के एलोट्रॉप के बारे में देखें। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप होता है जब कोई तत्व, जब एक ही तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाए जिनके रासायनिक गुण समान हो तो इस घटना को एलोट्रॉपी कहा जाता है। बहुरूपता, अपरूपता, आप लोग बहुरूपिया देखे होंगे। आदमी एक ही होता है, कभी काली जी का भेष बना लेगा, कभी दुर्गा जी का बना लेगा, कभी बजरंग बली का बना लेगा, कभी फकीर हो जाएगा। आदमी एक ही होता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होगा, अंतर क्या होगा तो वेशभूषा बदल बदल करके वह अलग अलग रूप बना लेता है। तो वेशभूषा क्या है? वह फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल अपीयरेंस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिनका डिफरेंट हो, भौतिक रूप अलग अलग हो, लेकिन रासायनिक रूप से क्या हो, समान। जब कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूप में पाए, जैसे आदमी विभिन्न भौतिक रूप बदल लिया, विभिन्न वेशभूषा बदल लिया, दुर्गा जी काली जी बन गया, फकीर बन गया, ठीक है ना। तो भौतिक रूप अलग अलग है लेकिन आदमी तो एक ही है। उसी तरह जब कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाए जिनके रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, तो प्रत्येक रूप अपरूप कहलाता है और इसी घटना को अपरूपता कहते हैं। जैसे आप लोग कार्बन का अपरूप सुने होंगे, हीरा, ग्रेफाइट। उसी तरह फास्फोरस के भी अपरूप होते हैं। और फास्फोरस के कौन कौन अपरूप होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टी हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स हैं, 5 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं। व्हाइट या येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस एंड वायलेट फास्फोरस। ये तीनों कॉमन है, ये कॉमन है, ये दोनों बहुत कम उसका यूज है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाइट फास्फोरस के बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोग फास्फोरस का आइसोलेशन देखे थे कि रॉक फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें कोक और सिलिका मिलाकर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में गर्म किया जाता है तो व्हाइट फास्फोरस मिलता है। वही प्रोसेस हो गया, फास्फोराइड को कोक तथा सिलिका मिलाकर के इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में गर्म करने पर जो फास्फोरस प्राप्त होता है वह व्हाइट फास्फोरस। अब व्हाइट फास्फोरस को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो उसका कलर धीरे धीरे येलो होने लगता है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस भी कहा जाता है, ठीक है। यह P4 अणु के रूप में पाया जाता है। ये P4 अणु का स्ट्रक्चर हो गया। यह फास्फोरस का देखिए, एक इधर फास्फोरस से जुड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 में देखिए एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 कोवलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। प्रत्येक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब 3 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, प्रसंकरण क्या होना चाहिए, तो sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वह क्या होगा, sp3। ये याद रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। लेकिन यहां पर बॉन्ड स्ट्रेन कर जाता है, बॉन्ड कितना है 60 डिग्री, तो 109 डिग्री 28 मिनट से 60 डिग्री, जहां बॉन्ड ऐसे होना चाहिए वहां बॉन्ड ऐसे हो गया, तो स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है। इस स्ट्रेन के चलते क्या होता है कि यह काफी क्रियाशील होता है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक करने के चलते ही अधिक क्रियाशील, जितने फास्फोरस के अपरूप है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील व्हाइट फास्फोरस,
इसका कारण यही है एस्टेन। जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन के चलते बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ऐसे बॉन्ड एंगल होना चाहिए, वो ऐसे 60 डिग्री पर आ जाता है, तो बहुत स्ट्रेन बॉन्ड पर पड़ता है, इसलिए बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है, जल्दी टूट जाता है, इसलिए अभिक्रिया में आसानी से भाग लेता है। इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील जितने भी फास्फोरस का ग्रुप है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील व्हाइट फास्फोरस होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसको आप याद रखेंगे। और जब अधिक क्रियाशील होता है तो कम अस्थायी होगा, यह कम अस्थायी होता है। यह मोम की तरह मुलायम होता है, इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। जितने फास्फोरस का एलोट्रोप है उसमें लहसुन जैसी गंध होती है इसकी व्हाइट फास्फोरस। विषैला होता है, पॉइजनस होता है। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस की उपस्थिति में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जब व्हाइट फास्फोरस प्रोड्यूस होता है, उनका जो जबड़ा जो है, दांत का जो जबड़ा होता है, जौ जो होता है, उसकी हड्डी डिके करने लगती है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है फॉसी जा, ठीक है ना। जबड़ा की जो हड्डी है, जा बोन जो है, वो डिके करने लगता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाता है फॉसी जा। व्हाइट फास्फोरस जल में अघुलनशील होता है। फास्फोरस के जितने भी अवयव होते हैं सभी जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यह जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। रेड फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में भी अघुलनशील होता है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है और जल में अघुलनशील होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, ये भी कभी कभी पूछा जाता है व्हाइट फास्फोरस का, इसको नोट कर लीजिए, तब इसका कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस और जिंक फॉस्फाइड का उपयोग रैट पॉइजन के रूप में किया जाता है। आप लोग चूहों को मारने के लिए दवा मार्केट से खरीद के लाते हैं, वह व्हाइट फास्फोरस और जिंक फॉस्फाइड है। तो इसको याद रखेंगे, व्हाइट फास्फोरस और जिंक फॉस्फाइड चूहों को मारने के लिए रैट पॉइजन के रूप में। अब देखिए, व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसमें P4 अणु बहुत ही कमजोर वांडर वाल के आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और जब बहुत ही कमजोर वांडर वाल के आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहेंगे तो कम ताप पर ही उनको पिघलाया जा सकता है या उनका बॉयल किया जा सकता है, इसलिए उनका गलनांक कम क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है, तो दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल, कमजोर वांडर वाल आकर्षण बल के चलते इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। रीजन हो गया दुर्बल वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वायु में यदि खुला छोड़ दिया जाए या ऑक्सीजन गैस में, तो ये हरे रंग की चमक के साथ जलती है। वायु या ऑक्सीजन में खुला छोड़ देंगे तो हरे रंग की चमक के साथ ग्लो करती है, चमकती है, जलती है हरे रंग की चमक के साथ। इस घटना को कहा जाता है फास्फोरेसेंस। और बनता क्या है, तो जब फास्फोरस वायु या ऑक्सीजन में जलेगा तो P4O10 बनेगा, यह हो गया P4O10, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फास्फोरेसेंस जो है यह व्हाइट फास्फोरस द्वारा दर्शाया जाता है। फास्फोरेसेंस क्या है, तो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में फास्फोरस का जलना, हरे रंग की ज्वाला के हरे रंग की लौ के साथ वह जलती है, ग्लो करती है, चमक होती है, उसको क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस, ठीक है। हैलोजन के साथ जब अभिक्रिया होगा, यदि हैलोजन सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो PCl3 बनेगा, और यदि हैलोजन पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में है, तो PCl5 बनेगा, यानी क्लोरीन के साथ होगा। ब्रोमीन के साथ होगा तो PbR3 बनेगा और PbR5 बनेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कास्टिक सोडा विलयन, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन कहा जाता है, उसके साथ अभिक्रिया। देखिए, फास्फोरस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि फास्फोरस के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो 0, यहाँ देखिएगा तो -3 और यहाँ देखिएगा तो +1, ठीक है ना। 4 3 1 हो गया, +3 -3। अब देखिए, फास्फोरस का 0 से -3 भी हो रहा है और 0 से +1 भी हो रहा है। 0 से -3 होना मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है,
और ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो रिडक्शन कहा जाता है, यानी फास्फोरस का यहाँ अवकरण रिडक्शन हो रहा है, और फास्फोरस का 0 से +1 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 0 से +1 ये हो गया ऑक्सीडेशन, और 0 से -3 ये हो गया रिडक्शन। तो +1 भी हो रहा है और -3 भी हो रहा है, यानी एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वैसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप देख सकते हैं फास्फोरस का रिडक्शन हो गया PF3 में और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया NaH2PO2। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है। अब अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की चर्चा करें, फास्फोरस एक अच्छा अवकारक है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल को SO2 में अवकृत कर देता है और नाइट्रिक अम्ल को NO2 में अवकृत कर देता है। अब आप कैसे कहेंगे कि अवकृत कर रहा है? तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +6 आएगा, यहाँ सल्फर का निकालिएगा तो +4 आएगा। तो सल्फर का +6 से +4 हो रहा है, घट रहा है, मतलब क्या अवकरण हो रहा है। तो ये अवकारक है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को SO2 में अवकृत कर दिया। और नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन का +4, तो +5 से +4 हो रहा है तो घट रहा है, यानी नाइट्रिक अम्ल को NO2 में क्या कर रहा है? अवकृत कर रहा है, और स्वयं जो है वो ऑक्सीकृत हो जा रहा है H3PO4। ठीक है, तो ये हम लोग देखे व्हाइट फास्फोरस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे रेड फास्फोरस के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। तो रेड फास्फोरस कैसे प्राप्त करेंगे? जब व्हाइट फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है तो व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदल जाता है। व्हाइट फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में 540 से 570 केल्विन ताप पर गर्म करने पर व्हाइट फास्फोरस किसमें बदल जाएगा? रेड फास्फोरस में। अब ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए फास्फोरस 1 2 इधर जुड़ा हुआ है, ये फास्फोरस 1 2 3, उसी तरह इधर पे 3 से जुड़ा रहेगा, यानी प्रत्येक फास्फोरस देखिए P4 अणु जो है उसमें भी हम लोग देखे थे प्रत्येक फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा था व्हाइट फास्फोरस में, इसमें भी प्रत्येक फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा है। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो P4 है ये P4 हो गया और ये P4 हो गया, ये दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और उसमें P4 अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े थे? तो वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा, कमजोर वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा। ये याद रखना है, व्हाइट फास्फोरस में P4 अणु एक दूसरे से बहुत ही दुर्बल वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें P4 अणु एक दूसरे से सहसंयोजक बल द्वारा जुड़े हैं। और सहसंयोजक बल जो होता है वो वांडर वाला आकर्षण बल से काफी मजबूत होता है, इसलिए रेड फास्फोरस जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, और जब अधिक अस्थायी होगा तो कम क्रियाशील होगा, इसलिए यह अधिक अस्थायी होता है और कम क्रियाशील होता है। व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा अधिक अस्थायी और कम क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि इसमें P4 अणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और बहुलीकृत संरचना बनाते हैं। 1 2 3 यहाँ जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं, बहुलीकृत संरचना के रूप में पाए जाते हैं। यह भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है। यह अविषैला होता है, व्हाइट फास्फोरस विषैला होता है, इसलिए उसका चूहा मारने में यूज किया जाता है। लेकिन यह अविषैला होता है, नॉन पॉइजनस होता है। यह गंधहीन होता है, व्हाइट फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध होती है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं होती है। व्हाइट फास्फोरस में हम लोग पढ़े थे कि जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, लेकिन यह जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अघुलनशील होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अल्कोहल ईथर
में वह भी घुलनशील होता है, यह भी घुलनशील होता है। यह वायु में नहीं जलता है। व्हाइट फास्फोरस वायु में जल जाता है, आसानी से जल जाता है, रखते ही जल जाएगा, लेकिन यह वायु में नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि अधिक अस्थायी होता है और इसका प्रज्वलन ताप भी अधिक होता है। प्रज्वलन ताप का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे। जिसका प्रज्वलन ताप कम होगा उसको कम ताप मिलने पर ही जलना शुरू कर देगा, लेकिन जिसका प्रज्वलन ताप अधिक होगा उसको अधिक ताप देंगे तब वह जलेगा, वह कमरे के ताप पर नहीं जलेगा। तो अधिक अस्थायित्व और अधिक प्रज्वलन ताप के कारण यह वायु में नहीं जलता। ये दो रीजन हो गया वायु में नहीं जलने का, ठीक है। अधिक अस्थायी होने के चलते यह कास्टिक सोडा विलयन तथा हैलोजन से क्रिया नहीं करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फास्फोरस कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करता है, देखिए फॉस्फीन गैस बना था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हैलोजन से भी अभिक्रिया करके PCl3 PCl5 बनाता है, लेकिन यह अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस को हवा में छोड़ देने पर वह जलने लगता है और हरे रंग के साथ जलता है, ठीक है ना, जिसको फास्फोरेसेंस कहा जाता है, ग्लो करता है, ग्रीन कलर ग्लो होता है। लेकिन इसमें ये जलता जरूर है, इसको गर्म करेंगे तो जलेगा, P4O10 बनाएगा, लेकिन यह फास्फोरेसेंस उत्पन्न नहीं करेगा, फास्फोरेसेंस नहीं दर्शाएगा, ग्लो नहीं करेगा। यह उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके P4O10 बनाता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस कमरे के ताप पर ही जलने लगता है और ग्लो करता है। यह गर्म करेंगे तो जलेगा जरूर, लेकिन ग्लो नहीं करेगा। तो ये हम लोग देखिए व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस के बारे में और उसमें डिफरेंसेस कहाँ है इसको हम लोग देखें। अब इसके बाद देखते हैं फास्फोरस के अन्य अपरूप के बारे में, इसको आप लोग नोट करना। तो ब्लैक फास्फोरस को मेटालिक फास्फोरस भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं? तो जब लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है, यानी रेड फास्फोरस से प्राप्त होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होगा, वायु में रखने पर यह जलेगा नहीं, क्योंकि रेड फास्फोरस से प्राप्त होता है। रेड फास्फोरस तो ऐसे ही अस्थायी होता है, तो यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है, यह बहुत ही अस्थायी होता है और ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा और ब्लैक फास्फोरस ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ब्लैक फास्फोरस बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है, और अल्फा ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है। जब व्हाइट फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब, बहुत अधिक दाब पर गर्म करते हैं तो बीटा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है या विद्युत का सुचालक होता है। तो अल्फा बीटा ब्लैक फास्फोरस में अंतर समझिए। अल्फा ब्लैक फास्फोरस किससे प्राप्त करते हैं? रेड फास्फोरस से, और बीटा ब्लैक फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से। अल्फा ब्लैक फास्फोरस ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है और बीटा ब्लैक फास्फोरस ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। स्कारलेट फास्फोरस PbR3 में फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड में रेड फास्फोरस का विलयन स्कारलेट फास्फोरस कहलाता है। वायलेट फास्फोरस जब द्रवित लेड में फास्फोरस को गर्म करके उसके वाष्प को ठंडा करते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो वायलेट फास्फोरस प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है। ब्लैक फास्फोरस भी बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो व्हाइट फास्फोरस है और रेड फास्फोरस, ठीक है। तो आशा है आप लोग फास्फोरस के एलोट्रॉप के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में फास्फोरस के यौगिकों के बारे में देखेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और बोर्ड में इस बार 90% से ऊपर नंबर लाना है। केवल क्लास आप रेगुलर करते रहिए, नोट बनाते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। थैंक यू।